हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया है। तो हम लोगों ने पिछले तीन वीडियो हो चुकी हैं यार। तो तीन वीडियो में हम लोगों ने पूरा मिला जुला के इन्फ्लोरेसेंस तक तो बात कर ली है। दो वीडियो मैंने उस तरीके से रिपोर्ट पे रिवीजन कराया और पिछले वीडियो में हमने नए तरीके से शुरुआत किया था लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। तो आज ये जो वीडियो है आज का, इस वीडियो में मुझे हम पढ़ना है फ्लावर, फ्रूट, सीड और सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली। छोटे छोटे टॉपिक है, 3-4 टॉपिक। आज हम लोग पूरे तरीके से कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को ख़त्म ही कर डालते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 4 पार्ट तक ठीक है और ये वीडियो का चौथा पार्ट है। तो आज पूरा का पूरा कंफर्म 100% आप लोग को बताता हूँ कि ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लावर से। अब भी एनसीईआरटी लेकर जल्दी से बैठ जाओ और शुरू करते हैं। तब जैसा कि हम लोग पूरे एनसीईआरटी को ख़त्म करते करते आ चुके हैं पेज नंबर 72 पे, और ये 11th की एनसीईआरटी है जिसका है चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का नाम है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और हम लोग आ चुके हैं फ्लावर पे। तो चलो फ्लावर शुरू करते हैं। देखो इसमें लिखा गया है कि द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। मतलब किसी भी एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट माना जाता है। इट इज़ मीन्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें असेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड। किसी भी फ्लावर में 4 प्रकार के वर्ड या फिर 4 प्रकार के अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वॉलन एंड्स ऑफ द स्टाल्क और पेडिसेल। स्वॉलन एंड्स मतलब कहा जाता है कि सूजी हुई जगह के ऊपर, कोई खुली हुई जगह नहीं होती है, उसी के ऊपर। स्टाल्क और पेडिसेल कॉल थैलेमस और रिसेप्टेकल, जिसको थैलेमस और रिसेप्टेकल कहते हैं। ये चारों चीज़ें जिस एक फुली हुई स्ट्रक्चर पे होती हैं उसको या तो थैलेमस कहते हैं या फिर रिसेप्टेकल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम एंड गाइनोइसियम। इसमें 4 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है एंड्रोइसियम और चौथा होता है गाइनोइसियम। ठीक, 4 तरीके के स्ट्रक्चर माने जाते हैं। तो दोस्तों किसी भी फ्लावर में 4 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है एंड्रोइसियम और चौथा होता है गाइनोइसियम। कैलिक्स और कोरोला आर नेसेसरी ऑर्गन्स। कैलिक्स और कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन। इसको एसेसरी ऑर्गन माना जाता है किसी भी फ्लावर में। कैलिक्स और कोरोला को अंडरलाइन कर लीजिएगा ध्यान से। गाइनोइसियम एंड एंड्रोइसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोइसियम और एंड्रोइसियम को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है। तो फिर से कैलिक्स और कोरोला को एसेसरी ऑर्गन और एंड्रोइसियम गाइनोइसियम को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है। इन सम फ्लावर, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जैसे कि लिली फ्लावर आपने देखा होगा, उसमें कैलिक्स और कोरोला में आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म एज पेरियंथ। मतलब जब आप लिली के फ्लावर को देखेंगे तो उसमें आपको कैलिक्स और कोरोला में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस टर्म को हम पेरियंथ कहते हैं। इस टर्म को पेरियंथ कहा जाता है जब कैलिक्स और कोरोला में अंतर न किया गया। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोइसियम एंड गाइनोइसियम इट इज बाइसेक्सुअल। तो इस लाइन का क्या मतलब होता है कि अगर किसी फ्लावर में दोनों चीज़ें हैं, एंड्रोइसियम भी है और गाइनोइसियम भी है। एंड्रोइसियम को जनरली मेल स्ट्रक्चर माना जाता है और गाइनोइसियम को जनरली फीमेल स्ट्रक्चर माना जाता है। और अगर ये दोनों चीज़ें किसी एक ही फ्लावर में है तो उस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है। अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन ओनली कार्पेल इज यूनिसेक्सुअल। दोस्तों इसका मतलब है कि अगर किसी फ्लावर में स्टेमन अलग है और कार्पेल अलग है, एक फ्लावर में कार्पेल है, एक फ्लावर में स्टेमन है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम इस वाले ऐसे फूल को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। दोस्तों बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल अंतर क्या हुआ? अगर एंड्रोइसियम गाइनोइसियम एक ही फ्लावर में तो उसको कहा जाएगा बाइसेक्सुअल, और उसके बाद अलग अलग अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसको कहा जाएगा यूनिसेक्सुअल। अब बात करते हैं सिमेट्री पे। इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक, बाइलेटरल सिमेट्री। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हार्ट इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। सो इस वाले लाइन का मतलब क्या है? इस वाले लाइन का मतलब एनसीईआरटी हमारी कह रही है कि जैसे कि
जैसे कि ये हमारा एक फ्लावर हो गया, ठीक है, ये हमारा फ्लावर हो गया। अगर हम सेंटर से पास करते हुए किसी भी प्लेन से अगर हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। इसको कहा जाता है एक्टिनोमार्फिक। और अगर इस तरीके का अगर फ्लावर है, इस तरीके फ्लावर, और उसकी सिर्फ एक स्ट्रक्चर से अगर हम काट सकते हैं, सिर्फ एक ऊपर की तरफ बाइलेटरली अगर हम उसको कट कर सकते हैं, तो इसको कहा जाता है जाइगोमार्फिक। यही लिखा गया है इसी दोनों लाइन में। अगले की लाइन में यही लिखा गया है कि व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, इसमें लिखा गया है कि व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड टू इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन, किसी भी रेडियल प्लेन से अगर हम काटते हैं और वो सेंटर से होते हुए गुजरता है, इसको हम कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। इसके एग्जांपल दिए गए हैं मस्टर्ड, धतूरा और चिली। तो एक्टिनोमार्फिक के एग्जांपल हमारे हो गए मस्टर्ड, धतूरा और चिली, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कि when it can be divided into two similar half only in one particular vertical plane। वर्टिकल प्लेन का मतलब होता है ऊपर की तरफ से। अगर हम सिर्फ एक तरफ से अगर किसी चीज़ को, अगर किसी फूल को अगर हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको कहा जाता है जाइगोमार्फिक। इसका एग्जांपल दिया गया पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया। तो हमारा एक्टिनोमार्फिक के एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा और चिली, 3 है। और उसके बाद एक्टिनोमार्फिक का हमारा एग्जांपल है पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया, 4। उसके बाद है कि अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक इरेगुलर इफ इट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कैना। उसके बाद एक फ्लावर है कैना नाम का, उसको हम किसी भी वर्टिकल प्लेन से या फिर किसी भी तरीके से कभी भी 2 बराबर टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ऐसे फ्लावर को हम एसिमेट्रिक या इरेगुलर कहते हैं। इसका एग्जांपल हमारे इनिशिएटिव दिया गया है कैना। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पिछले बार मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका आपने याद किया था 3, 2, 1, आपने फिलोटेक्स्ट को याद किया था 3, 2, 1 के तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं 3, 4, 1, 341 और उसको याद कर सकते हैं 301। तो इसमें 4 एग्जाम्पल है। एक्टिनोमार्फिक में आप उसके 3 एग्जाम्पल थे, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। और उसके बाद जाइगोमार्फिक में आपके 4 एग्जाम्पल है, पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया। और उसके बाद एसिमेट्रिक हो गया हमारा कैना। इसमें हो गया 3, 4, 3, 4, 1। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं 3, 4, 1। इस तरीके से आपका खत्म होता है। फिर उसके बाद आता है कि अ फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली। तो कोई भी फ्लावर होगा ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ट्राइमेरस का मतलब होता है 3 के मल्टीपल में, और टेट्रामेरस का मतलब 4 के मल्टीपल में, और पेंटामेरस मतलब 5 के मल्टीपल में अपेंडेजेस में पाई जाएगी, 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली। A flower with bracts, reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate, and those without bracts called ebracteate। अगर किसी भी लीफ के पेडिसल पे आपको कोई लीफ जैसी स्ट्रक्चर मिलती है तो उसको कहा जाता है ब्रैक्टिएट। अगर स्ट्रक्चर है तो होगा ब्रैक्टिएट, और अगर लीफ के पेडिसल पे वो स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, इसमें लिखा गया है पेडिसल एट द बेस ऑफ द पेडिसल। लीफ के बेस पे अगर वो लीफ फाउंड अगर होती है, लीफ के बेस पे अगर लीफ फाउंड होती है पेडिसल पे, उसको कहोगे ब्रैक्टिएट। अगर नहीं मिलती तो कहोगे इब्रैक्टिएट। इस तरीके से हमारा खत्म होता है। अब हमारे आते हैं पेज नंबर 73 पे। इसमें एक बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोइसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑफ थैलमस, मतलब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ, किसके पोजीशन पे, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोइसियम के पोजीशन पे, विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन द थैलमस, किसी भी थैलमस पे जो ओवरी है, पहले थैलमस है, थैलमस के ऊपर ओवरी को रखा गया, उसके रिस्पेक्ट में कैलिक्स का, कोरोला का, एंड्रोइसियम का जो पोजीशन है, उसके पोजीशन के आधार पर फ्लावर आर डिस्क्राइब इन हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। दोस्तों एक बार फिर से सुनिएगा। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा हो गया, ये हमारा थैलमस हो गया, ये हमारा थैलमस हो गया, इस पर ये ओवरी हो गया, ओवरी के बाद ये हमारा कैलिक्स हो गया, ये हमारा कोरोला हो गया, ये कोरोला हो गया, ये हमारा एंड्रोइसियम हो गया, एंड्रोइसियम हो गया। और एंड्रोइसियम के बाद ये बीच में जो हमारा ये है, ये गाइनोइसियम जो होता है, गाइनोइसियम आप लोग 3 चीज़ जरूर जानते होंगे। पहला इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोला जाता है ओवरी। ओवरी
थोड़ी सी स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी में बनी है, इसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। 3 चीज़ें का स्ट्रक्चर है। ये जो है ओवरी, इसके ओवरी को देख के बाकी कैलिक्स, कोरोला और एंड्रीसियम के स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे फ्लावर 3 तरीके के हैं। सबसे पहला हो गया हाइपोगाइनस, दूसरा हो गया पेरीगाइनस और तीसरा हो गया एपिगाइनस। तो हम धीरे धीरे बारी बारी से एक एक चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है कि इन द हाइपोगाइनस फ्लावर में, कि अगर हाइपोगाइनस फ्लावर में अगर बात होती है तो गाइनोइसियम जो होता है ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन। जो हमारा गाइनोइसियम है, जो फीमेल स्ट्रक्चर माना जाता है, वो अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। विल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो इसके नीचे होता है। जैसे आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, पहला स्ट्रक्चर आपका हाइपोगाइनस का स्ट्रक्चर को देखिए, ये अपना जो अपना एक गाइनोइसियम है ये सबसे ऊपर है, बाकी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम उसके नीचे हैं। तो इसको हम कहेंगे हाइपोगाइनस। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। ऐसे ओवरी को हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी किसमें मिल जाएगी? हाइपोगाइनस फ्लावर में। हाइपोगाइनस फ्लावर में आपको सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। दोस्तों मैंने आपको जब पिछली वीडियो मैंने आप लोग बताया था कि इस पूरे एनसीईआरटी में हम लोग देख के ये डर जाते हैं कि बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया है कि 10-15 सब्जियों के या फूलों के नाम देख लिए हैं, उन्हीं को अलग अलग जगहों पे डालते रहिए। तो जैसे आप मस्टर्ड आपको देखोगे, मस्टर्ड आप इससे पहले मस्टर्ड आपको कहाँ मिला था? देखिए इससे पहले आपको मस्टर्ड इसमें मिला है, एक्टिनोमार्फी में मिला है। पी आपको किसी में टेंड्रिल में देखने को मिला था, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो इस तरीके से वही एग्जांपल्स हैं जो अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। इसमें आपको एग्जांपल मिलेंगे चाइना, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। ठीक है। उसके बोलता है कि इफ गाइनोइसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल इज कॉल्ड पेरीगाइनस। मतलब कहा गया है कि अगर किसी थैलमस पे मान लीजिए गाइनोइसियम हमारा सिचुएटेड है सेंटर में, और जो उसके अदर पार्ट जैसे एंड्रोइसियम, गाइनोइसियम, कैलिक्स, कोरोला, जो गाइनोइसियम में दोस्तों जैसे मान के चलिए कि हमारा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम है, वो उसके रिम ऑफ द थैलमस पे, थैलमस के रिम पे, और उसके बाद ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, ओवरी के सेम लेवल पे अगर सिचुएटेड है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे पेरीगाइनस फ्लावर। ऐसी ओवरी को पेरीगाइनस कहेंगे, और ओवरी को हम कहेंगे हाफ इंफीरियर। उस पर हम कह रहे थे हाइपोगाइनस फ्लावर में था सुपीरियर ओवरी, उसके बाद पेरीगाइनस में आता है हाफ इंफीरियर ओवरी। तो इसके 3 एग्जांपल हैं, प्लम, रोज, पीच। 3 एग्जांपल हैं। पहला था हमारा सुपीरियर, पहला हमारा था हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी जिसका मतलब मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। फिर हमारा था है पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर ओवरी जिसमें प्लम, रोज और पीच। उसके बाद हम आते हैं इन एपिगाइनस फ्लावर में। एपिगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद इट। द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी। देखिए ये लाइन आप देखिएगा, अराइज अबव द ओवरी मतलब ओवरी के ऊपर। हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर एज इन फ्लावर गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो देखिए इसमें क्या क्या आ गया है, जैसे कि यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर को, इसमें क्या है कि आपकी जो ओवरी है वो नीचे है, बाकी जो कैलिक्स होंगे, कोरोला हो गए, एंड्रोइसियम हो गए, उसने क्या किया है कि ओवरी को पूरे तरीके से घेर लिया। तो क्या किया है, ओवरी कंप्लीटली गेटिंग फ्यूज। ओवरी जो है वो कंप्लीटली फ्यूज हो गई, या तो एंड्रोइसियम ने उसको पूरे तरीके से घेर लिया है। 3 पार्टों ने ओवरी को पूरे तरीके से घेर लिया। आप इस फ्लावर में भी देखेंगे इसने पूरे तरीके से ओवरी घेर लिया, तो इसको हम कहेंगे इंफीरियर ओवरी। और उसके बाद इसको ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे एपिगाइनस, और इन ओवरी को कहेंगे इंफीरियर ओवरी। तो हम लोगों ने 3 तरीके पढ़े। सबसे पहले हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी, फिर उसके बाद आता है पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर ओवरी, उसके बाद आता है हमारा एपिगाइनस में इंफीरियर ओवरी। तो हाफ इंफीरियर पेरीगाइनस का है, हाइपोगाइनस का सुपीरियर है, और ये इंफीरियर हो गया। तो इसमें हमारा है गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो आप याद करते हैं मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ये हमारा हो गया सुपीरियर ओवरी का। फिर आ गया प्लम, रोज, पीच, ये हमारा हो गया हाफ इंफीरियर का, और उसके बाद इंफीरियर में हमारा आता है गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो इसमें 3, 3, 3, इसमें 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों के 3 एग्जाम्पल हैं, 3, 3, 3। आप इस तरीके से एक याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसमें पहले हम लोगों ने कहा था 3, 2, 1, फिर इसमें हमारा 3, 4, 1, और इसमें आ रहा है 3, 3, 3। तो आप 3 का क्यों भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 9 एग्जाम्पल है, तो हर में 3 एग्जाम्पल है। ये 3 अलग हो गए। सबसे पहले आप मानिए इसको इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको कह सकते हैं सुपीरियर, एस लिख दीजिए, उसके बाद HI कर दीजिए, और इसको I कर दीजिए। तो इसका मतलब हो गया सुपीरियर, इसका हो गया हाफ इंफीरियर, उसका हो गया इंफीरियर। तो इसका आप लोगों ने पहले ही देखा था, इसका था मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, 1 का हो गया। फिर उसके बाद 1,
+1 +1। पहले आप एक का 3 में डालिए, फिर दूसरे का 3 डालिए, फिर तीसरे का 3 डालिए, इस तरीके से। मस्टर्ड, चाइना रोल, ब्रिंजल, फिर उसके बाद प्लम, रोज, पीच, और तीसरा हो गया गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो इस तरीके से सुपीरियर, हाफ इंफीरियर और इंफीरियर हमारा खत्म होता है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे। हमारा फ्लावर का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो इस पार्ट्स के फ्लावर के 4 पार्ट जानते ही थे, कैलिक्स, कोरोला, एंडोइसियम और गैनोइसियम। तो सबसे पहले करते हैं कि ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 फ्लोरल वॉल्स। किसी भी फ्लावर में आपको 4 फ्लोरल वॉल देखने को मिले थे, 4 चीज़ें आपको देखने को मिलती। सबसे पहला था कैलिक्स, दूसरा था कोरोला, तीसरा था एंड्रोइसियम और चौथा हमारा था गाइनोइसियम। ठीक है, कैलिक्स के एक स्ट्रक्चर को हम सेपल भी कहते हैं, वो आगे लिखी गई है। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ड ऑफ द फ्लावर एंड मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल। मतलब जो हमारा कैलिक्स होता है वो किसी भी फ्लावर के बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है उस वो होता है जिसके एक मेंबर को हम कहते हैं सेपल। मतलब बहुत सारे सेपल जब मिलते हैं तो वो कैलिक्स का फॉर्मेशन होता है, किसी एक मेंबर को हम सेपल कहते हैं। जनरली सेपल आर ग्रीन, जनरली जो सेपल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट और उसके बाद पत्तियों जैसे होते हैं। एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज, और किसी भी फ्लावर को बड स्टेज पे प्रोटेक्ट करते हैं। द कैलिक्स में भी गैमोसेपलस, सेपल यूनाइटेड और पॉलीसेपलस, सेपल फ्री। दोस्तों इसका इस वाले में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। इस वाले में मैं आपको सीधे बताता हूँ कि अगर गैमो शब्द यूज है तो आप समझ लेना कि सेपल फ्री, सेपल यूनाइटेड कह रहा है। और अगर पॉली शब्द यूज हो रहा है तो समझना कि सेपल फ्री है। तो इसमें आपको 2 तरीके के फ्लावर मिलेंगे। एक होता है गैमोसेपलस, इसमें सभी सेपल जो क्या होते हैं यूनाइट होते हैं, एक में चिपके हुए होते हैं। तो इस वाले ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं गैमोसेपलस, मतलब सेपल यूनाइटेड। और एक होता है पॉलीसेपलस, इसमें सेपल फ्री होते हैं, उसको कहते हैं पॉलीसेपलस। अब उसके बाद पॉलीसेपलस होता है और सेपल फ्री कहा जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से कैलिक्स हमारा खत्म होता है, उसके एक स्ट्रक्चर को सेपल कहते हैं, जनरली ग्रीन कलर के, और लीफ लाइक और प्रोटेक्ट फ्लावर को बड़ी स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। अब हमारा आता है कोरोला, जिसको हम एक स्ट्रक्चर को हम पेटल भी कहते हैं। तो कोरोला इज द कंपोज्ड ऑफ पेटल। कोरोला जो होता है पेटल से बना होता है, ये सेपल होता है, ये पेटल से बना है। पेटल आर यूजुअली ब्राइट कलर, ज़्यादातर वो बड़े अच्छे कलर के होते हैं। अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, जो हमारा पॉलिनेशन होता है वो इसी के कारण होता है। अलग अलग रंग के जो हम लोग गुलाब के फूल में जो अलग अलग तरीके के जो पत्ते हम लोग तोड़ते हैं, उसको हम पंखुड़ियों को तोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं वो कोरोला ही होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। लाइक कैलिक्स कोरोला में आल्सो भी, मतलब को कैलिक्स की तरह कोरोला भी क्या होते हैं, वो गैमोपेटलस होते हैं और पॉलीपेटलस होते हैं। तो ठीक जैसे मैंने उसमें बताया था आप लोग को, इसमें भी वही चीज़ें समझिएगा कि अगर गैमो शब्द यूज हो रहा है तो पेटल यूनाइटेड है, और पॉली शब्द यूज हो रहा है तो पेटल फ्री है। गैमोपेटलस में पेटल यूनाइटेड और पॉलीपेटलस में पेटल फ्री है। उसमें क्या था, गैमोसेपलस था तो पेटल सेपल्स यूनाइटेड थे, और पॉलीसेपलस था तो पेटल फ्री थे। ठीक इसी तरीके से गैमोपेटलस, पेटल यूनाइटेड, पॉलीपेटलस, पेटल फ्री। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेट इन प्लांट्स। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप। मतलब अलग अलग फ्लावर पे आप देखेंगे तो उसमें जो कोरोला का जो वो स्ट्रक्चर है या फिर उसकी लंबाई है, शेप है, वो वेरी करते हो जाएंगी। ये बेल शेप भी हो सकते हैं, फनल शेप भी हो सकते हैं और व्हील शेप के भी हो सकते हैं। देखिए इसमें अलग अलग एग्जाम्पल भी आपको देखेंगे। पार्ट ऑफ फ्लावर देखिए, एंड्रोइसियम है, ये गाइनोइसियम है, कोरोला है, कैलिक्स और ये पेडिसिल। मैंने कहा था एक सोलन सूजा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसपे ये सारे स्ट्रक्चर वर्ल्ड जो खिले हुए होते हैं, इसको पेडिसिल कहा जाता है। देखिए कैलिक्स आप देख लीजिएगा, फिर कोरोला देखिए अलग अलग कलर का है, इसमें काफ़ी अच्छा ये ग्रीन कलर का जनरली होता है। ये इंड्रोइसियम है, ये मेल पार्ट माना जाता है, और ये गाइनोइसियम इसको फीमेल पार्ट माना जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं एस्टिवेशन पे। अब देखिए एस्टिवेशन क्या होता है। एस्टिवेशन द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेपल सेम वर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। तो जो किसी भी जो ऐसा एस्टिवेशन ऐसा मोड ऑफ अरेंजमेंट है सेपल और पेटल का किसी भी फ्लोरल बर्ड पे बाकी जो मेंबर के रिस्पेक्ट में किसी भी वर्ड पे सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। मतलब किसी भी फ्लावर में सेपल और पेटल के जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट के आधार को हम एस्टिवेशन कहते हैं। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। तो जो 4 तरीके के एस्टिवेशन हमें देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, कैलिक्स, सेपल और पेटल के। सेपल और पेटल का मतलब दोस्तों कैलिक्स और कोरोला, उसका यहाँ पे सेपल और एनसीईआरटी और पेटल इसलिए यूज किया क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर को मान रही है। और जब बहुत सारे सेपल मिलते हैं तब हम उसको कहते हैं कैलिक्स, और जब बहुत सारे पेटल्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं कोरोला। तो ठीक है, तो सेपल और पेटल का जो किसी भी फ्लावर पे जो कि सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट होता है उसके आधार पर उसी के आधार को हम एस्टिवेशन कहते हैं। तो जो एस्टिवेशन होते हैं वो 4 तरीके होते हैं। सबसे पहले होता है वॉल्वेट, फिर ट्विस्टेड, फिर एम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। सबसे पहले क्या गया कि व्हेन सेपल और पेटल्स इन ए वर्ड
जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। मतलब कहा गया कि इसने ये कहा है कि जब सेपल और पेटल, मतलब किसी फ्लावर को आप देखते हैं उसमें क्या होता है कि सेपल और पेटल जो है किसी वर्ड पे अरेंज है, किसी फ्लावर बट फ्लोर बट पे अरेंज है, और वो जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, और उसके बाद ओवरलैपिंग नहीं कर रहे। जैसे कि इसमें देखिए ये कैलोट्रोप ये देखिए जस्ट टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वाल्वेट एस्टिवेशन। सबसे पहले तो वाल्वेट एस्टिवेशन। देखिए इसमें ये स्ट्रक्चर सीधे पूछ सकता है, इसमें जस्ट टच हुआ है, इसने कहीं से किसी को टच नहीं किया है, टच किया है बस, ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं वाल्वेट एस्टिवेशन। इसका एक ही एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में देगा, कैलाट्रोपिस। उसके बाद दूसरा आता है इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट वन नेक्स्ट वंस एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेपल और पेटल होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं। देखिए इसमें ओवरलैप किया हुआ है, यहाँ पे ओवरलैप है, यहाँ पे ओवरलैप है, यहाँ पे ओवरलैप है। इसके 3 एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला चाइना रोज, लेडी फिंगर, और दूसरा हो गया हमारा कॉटन। इसके 3 एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहला वायलेट का एग्जाम्पल हमारा कैलाट्रोपिस है, फिर उसके बाद CLC लिख दीजिए, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। इसमें ये हमारा हो गया, ये हमारा ट्विस्टेड का हो गया, जिसको हम ट्विस्टेड कहते हैं। देखिए ट्विस्ट है, इसको ट्विस्टेड कहा जाएगा। उसके बाद होगा इन द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन एज इन कैसिया और गुलमोहर, दिस एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। मतलब देख लीजिए कि ये दोनों ओवरलैप हैं, लेकिन आप इसके ओवरलैप को देखेंगे कि बिल्कुल रेगुलर तरीके से ओवरलैप है। देखिए इसका एक मुंह अंदर है, एक मुंह बाहर है, फिर इसका एक मुंह अंदर, एक मुंह बाहर है। लेकिन आप इसमें देख लीजिए इसके दोनों मुंह अंदर है यहाँ, तो यहाँ इसका दोनों मुंह बाहर है, यहाँ तो सही चलते हुए आ रहा है, लेकिन यहाँ दोनों मुंह बाहर है, यहाँ दोनों मुंह अंदर है। और यहाँ देखिए ये रेगुलर तरीके से ओवरलैप कर रहा है, यहाँ इरेगुलर तरीके से ओवरलैप कर रहा है। इसके एग्जाम्पल है कैसिया और गुलमोहर, और ऐसे एस्टिवेशन को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एग्जाम्पल, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। तो हम लोगों ने 3 तरीके से सबसे पढ़ा वाल्वेट पढ़ा। वाल्वेट में हमारे आते हैं कैलाट्रोपिस, जो इसमें सिर्फ जस्ट टच करता है, ओवरलैप नो ओवरलैपिंग होती है। और उसके बाद हमारे 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है ट्विस्टेड, एक होती है इम्ब्रिकेट। तो इस ट्विस्टेड में आप समझिएगा कि ट्विस्टेड में क्या होता है कि आपको रेगुलर ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, और उसके बाद इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि आपको इरेगुलर ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। तो हमारा ट्विस्टेड के 3 एग्जाम्पल थे, CLC, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, और उसके गुआवा, वो उसके गुलमोहर हो गए, और कैसिया हो गए हमारे इम्ब्रिकेट के। फिर उसके बाद इन पी एंड बीन फ्लावर, मतलब पी और बीन फ्लावर में देयर आर 5 पेटल्स, जिसमें 5 पेटल होते हैं। एक लार्जेस्ट पेटल जिसमें ओवरलैप 2 लेटरल पेटल्स विंग्स विच आर टर्न एज ओवरलैप 2 स्मॉलर इंटीरियर पेटल कील। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन नोन एज वैक्सिलरी और पेपिलोनेसियस। मतलब कहा जाता है कि चौथा है वैक्सिलरी जो होता है, उसमें क्या होता है कि एक टोटल 5 पेटल्स होते हैं, ठीक है। तो सेपल और पेटल आप जानते हैं 5 पेटल होते हैं। पेटल्स मतलब हमारा जो हो गया कैलिक्स, कोरोला के बारे में बात हो रही है। इसमें 5 पेटल होते हैं, जिसमें से कि क्या होता है कि एक लार्जेस्ट पेटल होता है जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं। देखिए इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि 2 लेटरल पेटल्स विंग्स, देखिए 2 लेटरल पेटल्स हैं यहाँ पे, जिसको हम विंग्स कहते हैं। विच टर्न ओवरलैप टू अदर स्मॉल इंटीरियर पेटल्स, बाकी ये 2 स्मॉल इंटीरियर पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है, जिसको हम कील कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन नोन एज वैक्सिलरी और पेपिलोनेसियस। एग्जांपल क्या है, पी बीन। तो हमारा ये चौथा भी खत्म होता हुआ, ये अलग तरीके का होता है। आप जैसे ही पेपर में आएगा इसको अलग तरीके से समझ जाओगे। बस इसके नाम आपको याद करने होते हैं कि सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है विंग्स, और तीसरा होता है कील। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा एस्टिवेशन खत्म हुआ। तो इसमें एग्जाम्पल किस तरीके से दिए गए हैं, इसमें सबसे पहले आपका वाल्वेट में एग्जाम्पल 1 है 1, और उसके बाद वाल्वेट में 1 हो गए। फिर उसके बाद हमारा वाल्वेट के बाद हमारा ट्विस्टेड आता है, उसमें 3 हैं। उसके बाद हमारा इम्ब्रिकेट में आता है 2 हैं, और उसके बाद हमारा उसमें वो वैक्सिलरी में 2 हैं। तो 1 3 2 2 1 3 2 2 टोटल हमारे पहले वाले में 1 होगा, दूसरे वाले में 3 होगा, तीसरे वाले में 2 होगा, दूसरे वाले में 2 होंगे। अब इस तरीके से भी अंतर करके याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एस्टिवेशन खत्म होता हुआ। अब हम आते हैं आखिरी अपने 2 स्ट्रक्चर में। पहला 2 ही दिया गया, एक एंड्रोसियम और एक एंड्रोसियम। उसके बाद फ्रूट, उसके बाद फ्लावर, और फ्लावर हमारा खत्म होगा, बस फ्रूट और सीड पाएंगे। उसके बाद इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए तब एंड्रोसियम पे। तो एंड्रोसियम इज द कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। हमारा जो एंड्रोसियम होता है वो स्टेमन से बना होता है। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कोई भी फ्लावर में अगर स्टेमन होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करेगा। कंसिस्ट ऑफ स्टार्क ऑन ए फिलामेंट एंड एंथर। उसके 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला होगा स्टार्क और उसको फिलामेंट और एंथर, 2 तरीके के स्ट्रक्चर माने जाएंगे किसी भी एंड्रोसियम में। ईच एंथर यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर। कहा गया है कि ईच एंथर, कोई भी एक एंथर जो होगा वो बाइलोब्ड होगा और
और उसके बाद है कि ईच लोब और हर लोब में 2 चैम्बर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद द पॉलन सैक भी होता है उसमें। द पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पॉलन सैक, जो हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं वो पॉलन सैक में ही पाए जाते हैं। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, मतलब कोई भी जैसे इनफर्टाइल लोग होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं ह्यूमन में, तो उनको इनफर्टाइल कहा जाता है। लेकिन इसमें अगर कोई इनफर्टाइल है जो कि प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो ऐसे स्टेमन को हम कहेंगे स्टेमिनोड। लिखा गया ना, स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। क्या होगा, लिखा गया कि द स्टेमन ऑफ ए फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद स्टेमेन्स ऑफ फ्लावर may be united with other members such as petal or among themselves when stamen are attached to the petal। अगर कोई स्टेमन किसी पेटल से अटैच है तो वो एपीपेटलस कहा जाता है, जैसे ब्रिंजल में आपको देखना जाएगा, या एपीफिलस व्हेन अटैच टू द पेरियंथ इज फ्लावर ऑफ लिली। तो आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि एपीपेटलस क्या होता है, कि जैसे कि मान के चलिए कि कोई स्टेमन है वो अगर पेटल से, पेटल किसको कहते थे, पेटल हम इसको कहते थे कोरोला कहते थे। मान के चलिए कोई स्टेमन का स्ट्रक्चर है वो अगर पेटल से अटैच है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपीपेटलस, जैसे आपको ब्रिंजल में देखने को मिलेगा। लिखा गया कि व्हेन स्टेमन आर अटैच्ड टू द पेटल दे आर एपीपेटलस होते हैं, ब्रिंजल में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है एपीफिलस। एपीफिलस किसको कहते हैं कि मान लीजिए कोई स्टेमन है और वो पेरियंथ से, पेरियंथ क्या होता था, कैलिक्स और कोरोला, मान के चलिए कैलिक्स है कोरोला दोनों आपस में टच है। उसके बाद ये जो हमारा एंड्रोसियम आया ये भी इसी साइड टच हो गया, तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम क्या रहते हैं एपीफिलस, जो हम आपको लिली में देखने को मिलेगा। द स्टेमन इन अ फ्लावर में भी आइदर रिमेन ऑन फ्री, किसी भी कोई भी स्टेमन जो होगा फ्लावर में या तो आइदर रिमेन फ्री होता है, में फ्लावर द स्टेमन इन ए फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीएंड्रस। और मे बी यूनाइटेड अगर है पेयरिंग डिग्री, द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू ऑन बंच और ऑन बंडल, अगर स्टेमन जो है वो यूनाइटेड हो सकता है वन बंच और वन बंडल, यूनाइटेड होगा एक बंच में या फिर एक बंडल के फॉर्म में। तो सबसे पहले मोनो एडल्फस हमारा आता है तो एच चाइना रोज, और 2 बंडल में अगर तो डाई एडल्फस पी में, और अगर 3 बंडल में अगर है 3 के बंडल में तो सिट्रस। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 1-1-1, तो ये तीनों में 3 चीज़ें हैं, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस। तो मोनो एडल्फस में एक एग्जाम्पल है हमारा चाइना रोज, डाई एडल्फस में भी एक एग्जाम्पल है पी, और पॉली एडल्फस में भी हमारा एग्जाम्पल सिट्रस। तो मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस। तो आप लोगों ने चाइना रोज का, इससे पहले आप चाइना रोज आप 3 जगह से देखते हुए आ रहे हो। चाइना रोज आपको यहाँ आपको यहाँ वाल को ट्विस्टेड में भी देखने को मिली है, यहाँ पे फिर उसके बाद चाइना रोज आपको ट्विस्टेड में देखने को मिली है, फिर सुपीरियर ओवरी में देखने को मिली है। तो मैंने कहा था ना कि 10-15 एग्जाम्पल है, वही अलग अलग जगहों पे लिखे गए हैं। तो मोनो एडल्फस का हमारा हो गया चाइना रोज, डाई एडल्फस का पी हो गया, और पॉली एडल्फस का सिट्रस हो गया। और उसके बाद एक आता है कि देयर मे बी अ वेरिएशन इन लेंथ ऑफ ए फिलामेंट, अगर फिलामेंट, जिस फिलामेंट मैंने आपको बताया था कि किसी भी एंडोसियम फिलामेंट मिलते हैं उसका अगर लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके आधार पर एक और होता है सेल्विया और मस्टर्ड, सेल्विया और मस्टर्ड। तो इस तरीके से आप इसमें समझ सकते हैं कि 4 एग्जाम्पल हैं आपको, 3 के मोनो एडल्फस के आपको हो गए चाइना रोज, डाई एडल्फस के आपको पी हो गया, और पॉली एडल्फस का आपका सिट्रस हो गया। और उसके बाद अगर फिलामेंट का लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है उसके लेंथ के आधार पर एक और है जिसको सेल्विया और मस्टर्ड कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछ देगा कि देयर मे बी अ वेरिएशन इन लेंथ ऑफ ए फिलामेंट डिग्री, अगर फिलामेंट के लेंथ में अगर वेरिएशन देखने को मिलती है तो उसके 2 एग्जाम्पल है, सेल्विया और मस्टर्ड। इस तरीके से हमारा एंड्रोसियम खत्म होता हुआ। अब हम आते हैं अपने फ्लावर के आखिरी वर्ड पे जिसका नाम है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम में आपको यह आता है कि गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल्स। तो गाइनोसियम होता है, जो हमारा गाइनोसियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर के, मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल, जो एक या उससे ज़्यादा कार्पेल से बना होता है। कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ऑर्टिन। किसी भी फ्लावर में अगर मान लीजिए कोई फ्लावर आपको देखने को मिलेगा, अगर आप गाइनोसियम का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो मैंने आपको सीधा बताया था, मैं आपको गाइनोसियम का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। गाइनोसियम आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसको आप कहोगे स्टिग्मा, इसको आप कहोगे स्टाइल, और इसको आप कहोगे ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इसमें लिखा गया है कि द स्टिग्मा इज यूजुअली अ टिप ऑफ द स्टाइल, कि जो हमारा स्टिग्मा होता है
द स्टाइल कनेक्ट, तो पहले हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 नेमली पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और किसी भी कार्पेल में आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कार्पेल यहाँ पे यूज किया गया है। कार्पेल यहाँ पे यूज क्यों किया गया है? जैसे दोस्तों यहाँ पे एंड्रीसियम था, अगर एक एंड्रीसियम की बात करेंगे तो उसको कहा जाएगा स्टेमेन, स्टेमेन, स्टेमेन हो गया। वैसे यहाँ गाइनोसियम है, लेकिन अगर एक चीज़ों की बात करेंगे तो वहाँ आएगा कार्पेल। इसलिए एनसीईआरटी ने यहाँ कार्पेल लिखा है क्योंकि वो किसी एक स्ट्रक्चर की बात करें। लिखा गया कि कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इज द इनलार्ज और बेसल पार्ट। ओवरी होता है वो इनलार्ज और बेसल पार्ट होता है, मतलब मोटा स्ट्रक्चर होता है। लोग इसमें भी देखोगे कि ओवरी एक इनलार्ज और बेसल पार्ट है। उसके बाद आता है कि ऑन विच लाई द इलोंगेटेड ट्यूब स्टाइल, जो एक इलोंगेटेड ट्यूब निकल जिसको स्टाइल कहा गया है। फिर उसके बाद आता है कि द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू स्टिग्मा। जो हमारा स्टाइल होता है वो कनेक्ट होता है स्टिग्मा से। तो ये आप स्ट्रक्चर को बढ़िया देख लीजिएगा। सबसे पहले ओवरी से कनेक्ट होता है स्टाइल, स्टाइल से कनेक्ट होता है हमारा स्टिग्मा। द स्टिग्मा इज यूजुअली द टिप ऑफ द स्टाइल। जो हमारा स्टिग्मा होता है वो किसी भी स्टाइल के टिप पे पाया जाता है। एंड द रिसेप्टिव सरफेस ऑन द पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन जब कहीं से उड़ के आएगा तो सबसे पहले वो स्टिग्मा पे ही आएगा। ईच ओवरी बियर 1 और मोर ओव्यूल अटैच अ फ्लैटेंड कॉजन लाइक प्लेसेंटा। हर ओवरी में आपको अलग तरीके प्लेसेंटा क्या होता है, वो प्लेसेंटा आपको ये वाले स्ट्रक्चर, किसी भी ओवरी में आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इसको कहा जाता है प्लेसेंटा, इसको प्लेसेंटा कहा जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा। द स्टिग्मा यूजुअली अ टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज रिस्पेक्टिव सरफेस ऑफ द ग्रेन। ईच ओवरी बियर 1 और मोर ओव्यूल। हर ओवरी में एक या उससे ज़्यादा ओव्यूल देखने को मिलेंगे। अटैच टू फ्लैटेन कॉसन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है। किसी ओवरी में जो स्ट्रक्चर एक या उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर देखने को मिले जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। व्हेन मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री एज इन लोटस एंड रोज आर कॉल्ड एपोकार्पस। अगर लिखा गया कि व्हेन मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट, अगर किसी भी फ्लावर पे एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट है और अगर वो फ्री है तो उसको हम कहते हैं एपोकार्पस, जिसका है लोटस और रोज। और उसके बाद द टर्म है सिंकार्पस व्हेन कार्पेल आर फ्यूज्ड एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। अगर कार्पेल अलग अलग है तो इसको हम कहेंगे एपोकार्पस, और अगर कार्पेल फ्यूज है चिपके हुए हैं एक दूसरे से कार्पेल, उसको हम कहेंगे सिंकार्पस। उसका है मस्टर्ड और टोमेटो। एपोकार्पस का एग्जाम्पल दोस्तों क्या है? एपोकार्पस का एग्जाम्पल दिया गया है लोटस और रोज, और उसके बाद सिंकार्पस का एग्जाम्पल दिया गया है मस्टर्ड और टोमेटो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। अगर जब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है किसी भी गाइनोसियम का, तो उसमें जो हमारा ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो जाता है और जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाती है। जो मोटा वाला स्ट्रक्चर, बड़ा मोटा स्ट्रक्चर मैंने बताया था ओवरी, जहाँ पे प्लेसेंटा पाए जाते हैं, वो हमारा फ्रूट बन जाता है। उसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो सीड में बन जाती है। अब हम आते हैं प्लेसेंटेशन पे, आखिरी टॉपिक पे। आप दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, आप इसमें 2 चीज़ें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि एपोकार्पस क्या है। अगर फ्री है, अगर जो हमारे कार्पेल हैं अगर वो फ्री हैं तो एपोकार्पस, जिसका एग्जाम्पल है लोटस और रोज, और अगर आपस में फ्यूज है तो इसको कहा जाता है सिंकार्पस, जिसका है मस्टर्ड और टोमेटो। इस तरीके से हमारा गाइनोसियम खत्म हुआ। तो अब आते हैं आखिरी टॉपिक प्लेसेंटेशन पे। प्लेसेंटेशन क्या कहेगा? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। किसी भी ओवरी में जो हमारा ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। प्लेसेंटेशन आर ऑफ 1 डिफरेंट टाइप ऑफ नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल और सेंट्रल और फ्री सेंट्रल। जो हमारा प्लेसेंटेशन है वो नेमली इस तरीके के हैं। सबसे पहले मार्जिनल, फिर एक्साइल है, फिर पेराइटल है, फिर बेसल है और सेंट्रल और फिर सेंट्रल है। इन मार्जिनल में क्या होता है कि प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म अ रिंग अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल आर बर्न ऑन द दिस रिज फॉर्मिंग 2 रोज एज इन पी। अब यहाँ पे देखोगे मार्जिनल का हमारा एग्जाम्पल दिया गया है। मार्जिनल के में आ जाता है आपका पी। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड ओव्यूल आर अटैच टू इट इन ए मल्टीलोकुलर ओवरी। इसकी जो मल्टीलोकुलर ओवरी होती है द प्लेसेंटा इज सेड टू बी एक्साइल एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। अब चाइना रोज, टोमेटो और लेमन को देखोगे तो उसकी आप ओवरी देखिए, ये हमारी एक्साइल ओवरी है। इसकी ओवरी को आप देख लीजिए, इसमें इसने ये कहा गया है कि जो ये मल्टीलोकुलर ओवरी होती हैं, मल्टीलोकुलर ओवरी है। ये स्ट्रक्चर को आप देखिए मल्टीलोकुलर ओवरी है, इसको आप एक्साइल है। इसके 3 एग्जांपल दिए गए हैं, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। दोस्तों देखिए अब चाइना रोज कितनी बार आ रहा है, तो इसको याद करने का तरीका है
जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल कई जगहों पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने तो मार्जिनल जाना था, मार्जिनल का एक ही एग्जाम्पल दिया गया है पी। फिर होता है एक्साइल, एक्साइल का एग्जाम्पल दिया गया चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। अब आता है पेराइटल, पेराइटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरीफेरल पार्ट। जो हमारा इसमें जो हमारा ओव्यूल होता है वो इनर वॉल पे डेवलप होता है या तो पेरीफेरी पे डेवलप होता है। तो देखिए पेरीफेरी पे ओव्यूल डेवलप हो रहा है, इसको बोला जाता है पेराइटल। ओवरी चैम्बर बट इज बिकम 2 चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फाल सेप्टम। फाल सेप्टम की वजह से ये 2 चैम्बर में बढ़ जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारा मस्टर्ड और आर्जिमोन। तो आपका मार्जिनल का एग्जांपल पी था, इसका एक्साइल का हमारा चाइना रोज, टोमेटो और लेमन, और पेराइटल का हमारा हो गया मस्टर्ड और आर्जिमोन। व्हेन द ओव्यूल आर बर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। अगर में सेंट्रल एक्सिस पे ओव्यूल बनता है और उसका जो सेप्टा है वो एब्सेंट है तो उसको कहा, तो उसका डायंथस ऑफ प्राइमरोस एग्जांपल दिया गया है। और इस प्लासेंटेशन को हम कहते हैं प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। उसके बाद हमारा आता है कि बेसल प्लासेंटेशन में क्या होता है कि प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड सिंगल ओवरी अटैच टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। लास्ट हमारा आता है बेसल। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर ही कुछ अलग तरीके से दिया गया है। लिखा गया है कि जब बेसल प्लेसेंटेशन रहता है तो प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी। जो हमारा प्लेसेंटा है वो ओवरी के बेस पे बनता है और सिंगल ओव्यूल अटैच रहता है। इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है हमारा बेसल, जिसका हो गया सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। दोस्तों इस तरीके से हमारा जो फ्लावर पार्ट था वो खत्म होता है। अब हम आते हैं आखिरी 2 टॉपिक हमारी बची हुई है, एक हो गया फ्रूट और दूसरा है हमारा सीड। तो आइए हम फ्रूट में बात है। सबसे पहले लिखा गया कि द फ्रूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो हमारा फ्रूट होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैच्योर और राइपेंड ओवरी, जो मैच्योर राइपेंड ओवरी होता है डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन अ फ्रूट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो इससे कहा गया कि जो किसी भी फ्लावर का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, फ्लावर प्लांट का किसी भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम फ्रूट कहते हैं। ये मैच्योर और राइपेंड ओवरी होती है, डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होती है। कि किसी उसके बाद कहा गया कि इफ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर किसी फ्लावर में आपको फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हुए दिखता है तो ऐसे फ्लावर फूल ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया, ये किसी फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और उसके बाद ये मैच्योर और राइपेंड ओवरी बना होता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल ऑफ पेरिकार्प एंड सीड। जो हमारा फ्रूट होता है वो जनरली पेरिकार्प, किसी भी सीड के ऊपर के किसी भी सीड के ऊपर के जो वॉल होते हैं उसको पेरिकार्प कहते हैं। द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लेसी। पेरिकार्प जो होता है वो या तो ड्राई सूखा होता है या तो फ्लेसी हो सकता है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेसी, अगर पेरिकार्प थिक मोटा है और फ्लेसी है, इट इज डिफरेंशिएट इनटू आउटर एपिकार्प, दूसरा मिडल मेसोकार्प और आखिरी वाले एंडोकार्प। अगर जो किसी भी फ्रूट को आप देखेंगे उसका पेरिकार्प अगर आपको थिक और फ्लेसी, मोटा और फ्लेसी देखने को अगर मिलता है तो उसमें उसको आप 3 तरीके से डिफरेंशिएट कहते हैं। सबसे पहले बाहरी वाले पार्ट को आप कहेंगे एपिकार्प, उसके बाद बीच वाले पोर्शन को आप कहेंगे मेसोकार्प और अंदर वाले पोर्शन को आप कहेंगे एंडोकार्प। दोस्तों हम आम का फल अगर हम देखते हैं आम के फल को तो उसका हम मेसोकार्प खाते हैं, बीच वाले पार्ट को हम खाते हैं। उसके बाद आता है इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। मैंगो और कोकोनट हमारे जो ड्रूप फ्रूट हैं वो कौन कौन से हैं, मैंगो और कोकोनट। द डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, जो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से। दोस्तों हम लोगों ने उस वाले टॉपिक में पढ़ा था जो सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर और इन्फीरियर क्या होता है। तो सुपीरियर ओवरी से जो हमारा मोनोकार्पेलरी और सुपीरियर ओवरी से हमारा ये जो मैंगो और उसके बाद ये कोकोनट डेवलप होते हैं एंड वन सीडेड और एक सीडेड होता है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएट इनटू आउटर थिन एपिकार्प, मिडल फ्लेसी एडिबल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। दोस्तों एडिबल का मतलब होता है खाने वाला, जो खाने वाला पार्ट होता है उसको वो मेसोकार्प खाते हैं। तो इसीलिए इसने लिखा है कि मिडल फ्लेसी एडिबल मेसोकार्प। तो बीच वाले पोर्शन को जो होता है वो मिडल फ्लेसी और एडिबल पार्ट होता है जिसको हम मेसोकार्प कहते हैं। एंड इनर जो वाला पार्ट होता है जो आखिरी वाला जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है स्टोनी हार्ड होता है, बहुत मोटा होता है, जिसको गुट्ठल जो बोलते हैं, जैसे लास्ट वाले पार्ट को इसको बोलते हैं इंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज आल्सो अ ड्रूप द मेसोकार्प इज फाइब्रस। इसका मेसोकार्प क्या होता है, इसका मेसोकार्प फाइब्रस हो जाता है, ये भी ड्रूप ही होता है। तो ड्रूप के हमारे 2 एग्जांपल दिए गए, एक मैंगो और एक हो गया हमारा कोकोनट। तो इस तरीके से हमारा फ्रूट खत्म होता हुआ। अब हम आखिरी टॉपिक पे आते हैं सीड। द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। जो हमारा ओव्यूल होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलप हो जाता है। सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। कोई भी सीड होगा वो 2 तरीके से बना हुआ, सीड कोट से और एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो मेड अप ऑफ अ रेडिकल, जो हमारा रेडिकल हमने शुरू में बात की थी
कि एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल्स, एम्ब्रियो जो हमारा रेडिकल से बना होता है, एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन एज इन व्हीट मेज। अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस एक है तो वो मोनोकॉट कहा जाएगा, जैसे व्हीट और मेज में, और अगर 2 कोटिलेडन है उसको कहा जाएगा ग्राम एंड पी में। ग्राम और पी में 2 कॉट को डाइकॉट कहा जाता है, और मोनोकॉट व्हीट और मेज के एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन सीड और स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन सीड। तो सबसे पहले डाइकोट स्ट्रक्चर के बारे में हम समझते हैं। तो लिखा गया कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड इज सीड कोड। किसी भी सीड का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको सीड कोड कहते हैं। द सीड कोड हैज 2 लेयर, द आउटर लेयर टेस्टा एंड इनर लेयर टेगमेंट। पहला वाले पार्ट को हम टेस्टा कहते हैं और आगे उसके अंदर वाले पार्ट को हम टेगमेंट कहते हैं। द हाइलम इज ए स्केयर ऑन द सीड कोड थ्रू विच डेवलपिंग सीड वेयर अटैच टू द फ्रूट। मतलब हाइलम वो स्ट्रक्चर होता है जिससे कोई भी जो सीड होता है सीड कोड के थ्रू, डेवलपिंग सीड कोई भी सीड कोड के थ्रू अगर फ्रूट से अटैच रहता है उस वाले पोर्शन को हम हाइलम कहते हैं। अबव द हाइलम इज स्मॉल पोर लाइक कॉल्ड स्मॉल पोर जो होता है किसी भी हाइलम के ऊपर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। यहीं से O2 और वाटर का सप्लाई होता है। विद इन द सीड कोड इज एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज 2 कोटिलेडन्स। द कोटिलेडन्स आर ऑफ्टन फ्लैशी और full of reserve food material as 2 end of the embryonal axis and present in the radicle or plumule. In some seeds such as castor or endosperm form as a result of double fertilization. तो इसमें सीधे सीधे एग्जाम्पल दिया गया कि मोनोकॉट क्या होता है और डाइकॉट होता है। अगर डाइकॉट में जो उसके कॉटिलेडन्स होते हैं उसी में उसके भोजन भरे होते हैं, और उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म सीड का फॉर्मेशन होता है। ये फूड स्टोरिंग टिश्यू होते हैं जिसको एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लांट सच जैसे प्लांट में पी ग्राम और उसके बाद हमारे बीन आते हैं। द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड सच सीड आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन हुआ वो एंडोस्पर्म, इसमें नहीं डबल फर्टिलाइजेशन हुआ वो नॉन एंडोस्पर्मस है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन्स और 3 स्ट्रक्चर है। जनरली मोनोकोटिलेडन्स क्या होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट सम एज इन ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। इसमें क्या दिखाया गया है कि जनरली जितने मोनोकॉट जितने भी हमारे जो सीड होते हैं वो क्या होता है कि एंडोस्पर्मस होता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन दिया गया ऑर्किड सीड क्या होता है कि ये जो होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। इन द सीड ऑफ सेरिसियल सच एज मेज इन द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट बॉल। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। जो इसमें एंडोस्पर्म होता है वो क्या काम करता है कि फ्रूट को स्टोर करता है। अब मैं आपको सीधा ये स्ट्रक्चर दिखा कर बताता हूँ, जिसके बाद आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। इससे पहले देखिए इसमें ये जो बड़ा पोर्शन होता है किसी भी मोनोकॉट में, ये स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड है। एक मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे ये बड़ा वाला पोर्शन आप देख रहे हो, बड़ा लेवलिंग करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी में। अगर पेपर में अगर एनसीईआरटी से अगर लेवलिंग करने के लिए आ जाता है तो सबसे पहले इस बड़े वाले पोर्शन को देखिए क्या लिखा गया है, ये एंडोस्पर्म कहा जाता है। उसके बाद ये सील्ड शेप होता है, देखिए ये सील्ड शेप है, इसको स्कूटलम बोलते हैं। उसके बाद ये कोलियोप्टाइल, उसके बाद ये होता है प्लिम्यूल वही जगह है जहाँ से स्टेम निकलता था, और ये रेडिकल ये वही जगह है जहाँ से रूट निकलता था, और रूट के नीचे वाले स्ट्रक्चर में कोलोराइजा है। फिर उसके बाद देखिए जो ऊपर के ये जो इस तरीके के स्ट्रक्चर है, देखिए इसे धारी स्ट्रक्चर बनाया गया, ये एलरॉन लेयर है, और उसके बाद जो उसके एलरॉन लेयर के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसी को हम कहते हैं सीड कोट कहते हैं या फ्रूट बॉल कहते हैं। देखिए एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। तो आप इस तरीके से लेबलिंग करने के लिए आप लेबलिंग कर लीजिए। अब उसके बाद हम आते हैं अपने आखिरी 2 मिनट का टॉपिक है, ये भी आप खत्म करते हुए चलता हूँ। सब टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें हमारे टोटल 4 दिए गए हैं। 2021 में क्वेश्चन यहाँ से बना था, सीधा क्वेश्चन बस पूछा गया था कि इसने क्या काम किया था कि फॉर्मूले लिख दिए थे सभी फ्लावरिंग प्लांट के और पूछ दिए थे कौन किसका है। तो इसमें हमारे 4 दिए गए हैं। सबसे पहला ये हमारा ब्रेसिकैसी है। देखिए इसमें क्या रिप्रेजेंट द मस्टर्ड प्लांट ब्रेसिकैसी 5.20 जो है 5.20 ये ब्रेसिकैसी है। आप समझोगे कि इसमें नाम दिया ही नहीं है, ब्रेसिकैसी दिया गया है, इसमें मस्टर्ड है। तो इसके तो 4 फैमिली हमारी इसमें एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो ठीक एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन उठा कर पूछ दिए गए थे। ये चारों स्ट्रक्चर दिया हुआ था 2021 में, और उसने सीधे पूछ दिया था कि कौन किसका है। तो सबसे पहले हमारा आता है रिप्रेजेंट द मस्टर्ड। तो देखिए आप इसको देखिए, इसमें आप सबसे पहले आप ये जो होता है ये कैलिक्स होता है, ये कोरोला होता है, ये एंड्रोइसियम होता है, ये गैनोइसियम होता है किसी फ्लावर में। और इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक, और ये होता है बाइसेक्सुअल। अगर नीचे ये फीमेल का और ये ऊपर तो बाइसेक्सुअल है। तो आप ये देखोगे, आप इन चारों को देखो, इसमें भी बाइसेक्सुअल है, यहाँ पे भी बाइसेक्सुअल है, यहाँ पर भी बाइसेक्सुअल है, और आपको यहाँ पे भी बाइसेक्सुअल देखने को मिलेगा। तो आप क्या काम करना, सीधे अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से तो अंतर कर नहीं पाओगे। तो आप कैलिक्स को देखो जो के है,
आप किसी भी सब में चारों में आप के को देखो, तो के देखिए आप के आपको दिखेगा 2+2, तो ये आप अगर के आपको 2+2 में अगर दिख रहा है तो आप उसको कह दीजिएगा ब्रेसिक एसिड। और देखिए के और ब्रैकेट में 5 अगर आ जाएगा तो आप इसको सीधे सीधे कह दीजिएगा फैबेसी है। अगर के 2+2 के अरेंजमेंट में है तो आप क्या होगा ब्रेसिक एसिड यानी मस्टर्ड, और अगर के और ब्रैकेट में 5 है तो उसको आप कहोगे फैबेसी। और उसके बाद सोलेनेसी में अगर आप जाओगे तो सोलेनेसी में देखिए, सोलेनेसी में के 5 है, लेकिन आप देखोगे कि सी और ए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सी और ए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप पहले इस दोनों में से अंतर तो आपने समझ लिया, के यहाँ पे 2+2 में है और यहाँ पे के क्या है कि ब्रैकेट में 5 है, तो आप इस तरीके से मस्टर्ड और उसके बाद फैबेसी में अंतर तो कर लोगे। लेकिन अब आता है कि अब आप सोलेनेसी में और लिलिएसी में कैसे अंतर करोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि के 5 है ब्रैकेट में, और इसने क्या काम किया है कि सी और ए दोनों एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, सी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे क्या है कि पी और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको लिलिएसी में और सोलेनेसी में अगर अंतर करना होगा तो आप इस तरीके से अंतर कर लेना कि यहाँ पे सी और ए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे पी और ए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप फैबेसी और सोलेनेसी का अंतर कर लो, वो ब्रेसिक एसिड और फैबेसी का अंतर कर लेना, के 2+2 और के ब्रैकेट में 5। और सोलेनेसी को आप इस तरीके से अरेंज कर लेना कि सी और ए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लिलिएसी में हमारे पी और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों यही है। बाकी उसके बाद आप जितने तरीके की ये वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो आप अपने से रिवीजन कर लीजिएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो दिए गए हैं वो भी रिवीजन कर लीजिएगा, वो भी आते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर आपको ये कहूँगा कि इस पर विशेषकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे, तो 22 में और नहीं आए थे, तो 23 में इसके आने की पूरे प्रोबेबिलिटी मानी जा रही है। दोस्तों इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 5 आज खत्म होता हुआ, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 5 दोस्तों ख़त्म होता हुआ। तो उसके बाद अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों इस तरीके से हमारा आज ये मार्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट 4 पार्ट में मैंने इस चैप्टर को डाला, और इस तरीके से आज ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता हुआ। दोस्तों अगर ये वीडियो और ये पढ़ाने का तरीका, रिवीजन करने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद दोस्तों रिवीजन करते रहिए, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ और ज़्यादा एनर्जी के साथ। दोस्तों इसके लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।